अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, डायनामिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और रिएक्शन आते हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, और हमारे पास आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं। ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास जो इंट्रोडक्शन में आता है वो रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल और डायनामिक इक्विलिब्रियम को पहचानने या जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। कोई भी दो केमिकल्स जब हमारे पास मिलते हैं और न्यू चीज़ को फॉर्म करते हैं, जो दो केमिकल्स हमारे पास मिलते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। जो हमारे पास न्यू चीज़ फॉर्म में आती है उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जो दो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं कंबाइन होती है, इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास ये दोनों कंबाइन होकर एक न्यू चीज़ को फॉर्म में लाते हैं इसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड वन लफ्ज़ यूज़ होता है वर्ड, वो है कंप्लीट रिएक्शन। कि हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन किसे कहते हैं। हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास सब रिएक्टेंट्स मिलकर हमारे पास एक न्यू चीज़ को फॉर्म दे दें। हमारे पास जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है या हमारे पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं जितने मोल में, वो सब के सब खर्च होकर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाए, उसको हम कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। जब ये दोनों हमारे पास मिलते हैं तो इन दोनों को हम किसका नाम देते हैं, रिएक्टेंट का नाम देते हैं। जब ये रिएक्टेंट्स हमारे पास मिलते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास वाटर की फॉर्म लाते हैं। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो इसको हम प्रोडक्ट का नाम, रिएक्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो चीज़ फॉर्म देती है, न्यू चीज़ फॉर्म में आती है, उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ये रिएक्टेंट जब हमारे पास मिलते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड फुली इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि हमारे पास ये जो पूरे रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम कंप्लीट रिएक्शन का नाम भी देते हैं। सेकंड केस हमारे पास ऐसा होता है कि यही प्रोडक्ट हमारे पास डीकम्पोज होकर हमारे पास रिएक्टेंट्स वापस फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह जब हम इसको हीट देते, इन दोनों को जब हम हीट देते हैं तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब इसी वाटर को हम हीट देते हैं तो हमारे पास वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है ये गैस की फॉर्म में हमारे पास वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करता है। इससे ऐसे रिएक्शंस को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे पास रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि हमारे पास नाम से ही वाज़ेह है कि हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कि हमारे पास रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करके रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। वो रिएक्शन जो हमारे पास रिवर्स नहीं होते इसको हम इर्रिवर्सिबल का नाम देते हैं। और हमारे पास वो रिएक्शंस जो हमारे पास वापस रिवर्स होते हों उसको हम रिवर्सिबल का नाम देते हैं। जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है रिवर्स एंड इर्रिवर्स। तो रिवर्स वो रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स बैक वन फॉर्म में आए, और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो बैक वन फॉर्म में ना आए, इसको हम इर्रिवर्सिबल का नाम देते हैं। हमारे पास नाम से ही वाज़ेह है। हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमारे पास ये वन डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। वन डायरेक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ प्रोसीड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये वन डायरेक्शन में हमारे पास जो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट हो तो इसको हम वन डायरेक्शन से
एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। सेकेंड वन हमारे पास रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो, कि ऐसे रिएक्शन जो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट हो उसको हम इर्रिवर्सिबल का नाम देते हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का। थर्ड वन हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है वो है कंप्लीट रिएक्शन। इस कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है कि हमारे पास जो ये पूरे रिएक्टेंट होते हैं ये हमारे पास मिलकर एक न्यू चीज़ को फॉर्म देते हैं और ये कंप्लीटली हमारे पास एक दूसरे के साथ मिलकर फुली हमारे पास एक न्यू थिंग को फॉर्म देते हैं। इसको हम कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं। नंबर फोर्थ ये है कि हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता। ये इक्विलिब्रियम क्यों स्टेब्लिश नहीं होता ये हम आगे पढ़ेंगे। और फिफ्थ वन जो हमारे पास है फास्ट रिएक्शन, कि हमारे पास जो ये रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है, हीट की मदद से होता है कि हमारे पास आयोडीन और हाइड्रोजन मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है और ये लेफ्ट टू राइट भी प्रोसीड करता है। सेकेंड वन हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही वाज़ेह है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो बैक प्रोसेस को कवर करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। जब ये कोई भी रिएक्शंस में दो चीज़ें मिलें और थर्ड थिंग बने उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं, लेकिन दो चीज़ें जो बनती है उसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं। यही रिएक्टेंट्स हमारे पास जाकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ये हीटअप के थ्रू होता है। इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं। जब हमारे पास ये फुल बन जाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम दोबारा हीट देकर इस ही हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा हीटअप करके हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास ये 2 वे में प्रोसीड होता है। कैसे होता है कि एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यही हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास हीटअप देके इसको हम वापस रिवर्स की फॉर्म में लाते हैं, तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जो कि फॉरवर्ड की जानिब बढ़ता है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं। सेकेंड वन हमारे पास जो आता है वो है रिवर्स रिएक्शन, कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो कि हमारे पास हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो, इसको हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये हमारे पास क्या बनाता है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ये भी हमारे पास गैस है। आयोडीन की हम वेपर्स लेते हैं तो वो भी हमारे पास गैस ही होगी। इन दोनों रिएक्टेंट को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। किसके थ्रू होता है? ये हीट की फॉर्म में। जब इन दोनों को हम हीट देते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं? हमारे पास जो आयोडीन है इसका कलर हमारे पास पर्पल होता है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास जो है ये कलरलेस है। एक फ्लास्क लेते हैं, एक फ्लास्क लिया, इसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड किया। हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना? हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस है, जबकि हमारे पास जो आयोडीन है ये पर्पल कलर में है। हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें हमने आयोडीन डाला तो हमें जो हाइड्रोजन तो है ऑलरेडी कलरलेस है, लेकिन फ्लास्क का कलर हमें आहिस्ता आहिस्ता पर्पल शुरू होने दे देगा। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो हमारे पास जो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन होगा वो हमारे पास डिसअपियर होता जाएगा। जब डिसअपियर होता जाएगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। जब कलर डिसअपियर हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम भी देते हैं।
सेकेंड वन हमारे पास जो केस आता है वो है रिवर्स रिएक्शन का। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन चुका है जो कि कलरलेस है। इसमें हमारे पास आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो चुका है। इसको जब हम दोबारा हीट देते हैं, इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा हीट देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। कैसे बनता है कि हमारे पास जो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन होता है वो दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल की फॉर्म में भी जाता है और इरिवर्सिबल फॉर्म में भी ये हमारे पास जाता है। सेकेंड वन हमारे पास जो एग्जाम्पल में हम लेंगे, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम ज़्यादातर कलर की वजह से पहचानते हैं कि हमारे पास जब कलर डिसअपियर हो जाए या अपीयरेंस ऑफ कलर हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है। सेकेंड वन हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारे पास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास गैस है। ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें दो केस होते हैं। दो केस कैसे होते हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डाला है और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई कि इन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हीटअप किया है, लेकिन हमारे पास जो फ्लास्क है उसका जो माउथ है वो क्लोज्ड है। जब हमारे पास ये दोनों गैसेस हैं ये हमारे पास सॉलिड गैस, लेकिन हम जब इसको हीट देते हैं तो ये हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। जब हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर में होता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड केस हमारे पास ऐसा होता है कि हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं लेकिन हमारे पास जो फ्लास्क है उसका माउथ जो है वो ओपन है। इसको जब हम हीट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस शो करके स्केप आउट हो जाती है कंटेनर से और हमारे पास कैल्शियम के ऑक्साइड्स रह जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल फॉर्म में हुआ है या इरिवर्सिबल फॉर्म में हुआ है। फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है। सेकेंड केस में हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। इसको हमने हीटअप के हेल्प से इसकी कैल्शियम कार्बोनेट बनाए हैं। सेकेंड केस में हमारे पास ऐसा होता है कि यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेते हैं, इसको दोबारा हीट करते हैं और ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस होकर स्केप आउट हो जाता है कंटेनर से। इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेब्लिश होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो थर्ड थिंग बनती है कैल्शियम के ऑक्साइड। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। इसको जब हम हीट देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास इसके जो होते हैं 1 मोल बने होते हैं और ये हमारे पास 0 मोल में होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के केस में लेते हैं, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारे पास स्टार्टिंग में 1 मोल है। तब हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन नहीं हुई होती। जब इसको हम हीटअप देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। कैसे सेम हो जाती है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, या हमारे पास ये हम कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। सेकेंड वन हमारे पास इक्विलिब्रियम में नंबर आता है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक
और सेकेंड वन जो हमारे पास है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है? स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये फ़र्क है कि स्टैटिक हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस की हेल्प में पाया जाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस में फिजिकल फिनोमिना में कैसा होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता जाता है, जो रिएक्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बिल्डिंग है, जब वो एक स्टैटिक फॉर्म में खड़ी होती है तो कैसे खड़ी होती है कि इस ही बिल्डिंग पर तीनों जानिब फोर फोर्सेस लगती हैं, तब जाकर ये हमारे पास खड़ी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस से होता है। सेकेंड वन हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब ही कंटिन्यू है। ऐसा रिएक्शन जो कंटिन्यू होता हो, ये स्टॉप ना होता हो, उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और आयोडीन की। ये हमारे पास गैस है, जबकि इसके भी हम वेपर देते हैं तो इसको भी हम गैस ही कह देंगे। हमारे पास आयोडीन पर्पल कलर में होता है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस है। इसको इन दोनों रिएक्टेंट्स को जब हम हीट देते हैं तो हमारे पास आयोडीन का जो कलर है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पर्पल कलर में होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 0 मोल ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट में 0 मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बने हैं। जब इसको हम हीट देते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये भी 1 मोल हो जाते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है ये भी 1 मोल हो जाते हैं। तो जब ये दोनों 1 मोल हो जाते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो इसको हम इक्विलिब्रियम का नाम दे सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ चुका है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इसको हम और हीट देते जाते हैं तब तक हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और हीट के थ्रू होता है। आफ्टर सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जाती है। तो हम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये किसने पेश की है, कब पेश की है और इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी है या क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्म्स एक्सप्रेस किए हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कौन से होते हैं। हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है तब क्या होता है। फिर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। फॉरवर्ड रिएक्शंस ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और ये हमें क्या कहती है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास एक 2 साइंटिस्ट थे, नॉर्वेजियन केमिस्ट थे। 1864 में उन्होंने लॉ पेश की है जिसको इन्होंने नाम दिया है लॉ ऑफ मास एक्शन का। एक पीटर वर्ग था, एक CM गोल्डबर्ग था। इन 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट ने हमारे पास ये लॉ पेश की है। इस लॉ को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। हमारे पास कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन का वर्ड यूज़ होता हो तो इसका मतलब होगा हमारे पास स्पीड, कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है। सेकेंड वन हमारे पास जो टर्म यूज़ होता है एक्टिव मास का। एक्टिव मास का मतलब है टेक पार्ट इन रिएक्शन, कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स ने हिस्सा लिया है, 2 मोल्स ने, तो इस 2 को हम एक्टिव मास का नाम देंगे। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल ने हिस्सा लिया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ने हमारे पास हिस्सा लिया है रिएक्शन में, तो इसको हम एक्टिव मास का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इससे मज़ीद आसान अल्फाज में ऐसा है कि हमारे पास घर में हम
चावल लाते हैं 5 किलो के, तो जब हम बाज़ार से 5 किलो के चावल लाते हैं लेकिन हम पकाते सिर्फ 1 ही किलो हैं, तो हमारे पास जो 1 किलो होगा वो एक्टिव मास होगा, क्योंकि वो हम उसने रिएक्शन में हिस्सा लिया है, वो 4 किलो में से 1 किलो पक रहे हैं, जो 4 किलो है इसको रख देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास रिएक्शन में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 का मतलब है ये हमारे पास एक्टिव मास है। एक्टिव मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ब्रैकेट्स में, लार्ज ब्रैकेट्स में, और इसका मोल जो यूनिट जो हमारे पास है मोल पर DM क्यूब और मोल DM-3, हम इसको इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है? कहते हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन से मैं बता चुका हूँ कि स्पीड, तो हमारे पास कोई भी रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन जब हमारे पास मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, लेकिन सोडियम के कितने मोल हमारे पास हिस्सा लेते हैं, इसी तरह क्लोरीन के कितने, ये इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ सोडियम के कितने मोल हिस्सा लेते हैं? 1 मोल, और यहाँ हमारे पास क्लोरीन के भी 1 मोल हिस्सा लेते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं यहाँ प्रोडक्ट के, कि हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्टिव मास। सेकेंड पार्ट हमारे पास है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि हमारे पास जो रिएक्टिंग्स, अभी ओवरऑल रिएक्शन की बात होगी, इससे पहले हम इंडिविजुअल की बात कर चुके हैं, अभी हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे कि हमारे पास एक्टिव रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, हमारे पास सोडियम और क्लोरीन जो है ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके जितने एक्टिव मास होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। अगर हमारे पास जितने ज़्यादा एक्टिव मास होंगे रिएक्टिव मासेस के, रिएक्टिंग सब्सटेंस के, उतने ही ज़्यादा हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास ये ए और जनरल रिएक्शन है बी है, ये हमारे पास फॉरवर्ड में प्रोसीड कर रहा है। ये जो हमारे पास ए और बी हैं ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो हमारे पास सी और डी जो है प्रोड्यूस हुआ है हमारे रिएक्शन में, लेकिन ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है ऐसा। लेकिन कितने मोल्स ऑफ ए और बी मिलते हैं? तो सी और डी मिलाते हैं, तो इसको हम स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। कैपिटल ए और बी जो है हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जबकि हमारे पास स्मॉल ए और बी जो है ये नंबर ऑफ मोल है कि रिएक्टिव सब्सटेंसेस के कितने मोल हमारे पास मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास ए और बी जाकर सी और डी की फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड में हमारे पास सबसे पहले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में आर एफ लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए और बी। हमारे पास ये ए जो है रिएक्टिव सब्सटेंसेस है, जबकि ये स्मॉल और इसकी जो पावर है, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि इसको हम ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, एक्टिव मासेस को, इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास के एफ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है, तो हम एक इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं ये मिलते हैं, तब जाकर हमारे पास नंबर, फिर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल जो है ये मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड वन हमारे पास केस आता है रिवर्स रिएक्शन में। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जब ए और बी रिएक्टिव सब्सटेंसेस मिलते हैं तो हमारे पास सी और डी प्रोड्यूस होता है। तो ये सी और डी को हमने लिखा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट हमारे पास सी और डी और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसी तरह हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम
के आर लगाते हैं कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो सी और डी हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, तो तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी दोनों सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। जब आर एफ हमारे पास आर आर के इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास के एफ जो है के एफ की वैल्यू जो हम आर एफ की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है कि के एफ A इंटू कंसनट्रेशन नंबर ऑफ मोल A इंटू B कंसनट्रेशन इंटू नंबर ऑफ मोल B हमारे पास इज इक्वल टू आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसकी वैल्यू भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से आती है कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इंटू C एंड D। इसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो के आर हमारे पास नीचे आ जाता है, जबकि ए की पावर ए और सी एंड डी इसी तरह आ जाता है। इन दोनों को हम हटाकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक के सी का वर्ड यूज़ करते हैं, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास के सी इज इक्वल टू B इंटू पावर नंबर ऑफ मोल B C इंटू D नंबर ऑफ मोल D। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं। कितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल एक्टिव मास, इसको भी हम कह सकते 3। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट होती है तो हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया 2NH3 बनता है। इसके लिए Kc की वैल्यू कैसे होगी, Kc की वैल्यू ऐसे होगी कि हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है नोमिनेटर में आता है, जो अपर होता है इसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और ये जो रिएक्टेंट है इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। यह हमारे पास बुक में एग्जांपल भी मौजूद है कि इसकी हम Kc वैल्यू कैसे लिखेंगे।